नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में लालच में मत फंसना। अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आजकल ऑनलाइन जालसाज भोले वाले लोगों को फंसाकर उनकी गाढ़ी कमाई लूट लेते हैं। शेयर बाजार में धोखाधड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। जालसाज निवेशकों को ज्यादा मुनाफा देने के लालच में करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। तो ऐसे जालसाजों को कैसे पहचानें, इनसे बचने के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उन मेहमानों से आपका परिचय करवा दे। हमारे साथ संजय शिंत्रे हैं, डीआईजी है महाराष्ट्र साइबर से। एडवोकेट प्रशांत माली हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट है। और बिटूपन मजुमदार है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बिटूपन, आपके पास आएंगे। असम में हाल में एक ट्रेडिंग ऐप की चर्चा काफी जोर शोर से हो रही थी, जिसका नाम था YVY। ये फर्जी ट्रेडिंग ऐप, करोड़ों लोगों को के साथ धोखाधड़ी हुआ इस ऐप के जरिए। क्या था मामला, इस मामले के बारे में कुछ बताएंगे ताकि लोग जागरूक हो, इस तरह की धोखाधड़ी में नहीं फंसेंगे। पहले उस मामले को बताएं बिटूपन। देखिए अभी जब से ये कोविड के बाद जो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है फाइनेंशियल मार्केट में। और ये पहले क्या होता था, पहले स्मॉल टाउन में इतना पेनिट्रेशन नहीं था, स्मॉल मिड लोकेशन में इतना पेनिट्रेशन नहीं था। तो लेटेस्ट असम में क्या हुआ था कि आजकल एक जिस तरह का एक ट्रेंड चल रहा है कि किसी को मंथली 5% रिटर्न देंगे, 7%, 10% इस तरह का रिटर्न देने का कोई गारंटी भी स्कीम चलाते हैं। तो उसी का नाम एक आया था YBY ऐप बोल के। और इस ऐप ने ऑलमोस्ट 300 करोड़ का घोटाला किया है। एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन ये मोटा मोटी से नंबर अभी लेटेस्ट सामने अपने सामने आया है। और इन लोगों ने क्या किया था कि पहला इनका अप्रोच क्या था कि उन्होंने काफी सोशल मीडिया में या जो भी अप्रोच में उन लोगों ने अपना मार्केटिंग किया। काफी आसाम में सेमिनार भी किया और काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी, कुछ पॉलिटिकल लीडर भी है साथ में, तो इन लोगों को भी बुलाया, काफी सेमिनार किया और काफी MLM मार्केटिंग भी किया यहाँ पे, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो बोलते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि लोगों को पहले बताया कि ये ऐप में आप ज्वाइन कर लो। और उसके लिए उनको जो फाइल आता था, इस मोड के APK फाइल। तो उसके बाद जो भी लोग आते हैं, पहले बोलते हैं कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है व्हाट्सएप में भेज दीजिए, उनका जो भी बैंक अकाउंट है या बाकी डिटेल जो उनको अकाउंट खोलने के लिए। तो लोगों ने अकाउंट खोला और यहाँ पे बोला है कि अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना परसेंटेज मिलेगा, दैट टू डेली। और इनका अप्रोच ऐसा था कि इसका इनका मार्केट रात को खुलता है, 1.5 घंटे के लिए चलेगा और ये लोग रिकमेंड भी करेंगे। तो पहले ऐसे लोगों ने काफी पार्टिसिपेट किया, ऑलमोस्ट धीरे धीरे बढ़ बढ़ के सेमिनार के बाद ऑलमोस्ट 15 लाख लोग इसके साथ जुड़ गए थे, बिकॉज ऑफ काफी इन्फ्लुएंशियल लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो बाद में क्या हुआ कि जैसे कि लोगों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया, कुछ लोगों को पैसे पहले मिले। अगेन क्योंकि अप्रोच ऐसा ही होता है कि पहले लोगों को पैसा दो, उसके बाद एसेट बनने के बाद वो फिर चले जाते हैं। तो पहले ऐसा हुआ, काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन एक जगह पे सबको जब उनका एसेट पुल अप शायद ज्यादा हो गया था, फिर बहुत लोग पैसा निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे कि इनके अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा था, दे वांट टू टेक आउट द मनी। तो पैसे निकालने के टाइम में ऐसा हुआ कि बहुत लोग पैसा निकाल नहीं पा रहे थे। फिर बोला कि देखिए, अगर आपको पैसे निकालने हैं, फर्दर एक KYC करना पड़ेगा और KYC के लिए 6,000 रुपीज खर्चा करना पड़ेगा। और इसी बात जब ये हुआ, ये फिर बात निकल के आया, बाकी आसाम में काफी हलचल भी मचा और काफी लोगों का भी पैसा फंस गया। और ये YBOI ऐप नहीं, ओइकोडी और 2-3 ऐसा और ऐप भी फर्दर चल रहा है। तो इस तरह का स्कैम मोरलेस रेगुलर हो गया है। आसाम में पहले भी काफी हुआ था, सारदा स्कैम में, एक सरोज सवाल वैली ये है, स्कैम में भी काफी लोग आप पैसा भी गया था। बिटूपन, आपसे मेरा एक सवाल ये है, अगर इस तरह के ऐप के जरिए अगर कोई पैसे लगा रहा है, कोई भी हो, आप जब कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंशियल लोगों ने भी वहां पर पैसा लगाया, तो क्या इन लोगों ने उनकी बैकग्राउंड नहीं चेक किए कि कौन ये ऐप को चला रहा है, ये कहाँ से ट्रेड कर रहा है, इनके पास किस तरह के लाइसेंसेस है? इस बारे में कोई जानकारी उन लोगों ने नहीं इकट्ठा की? कि देखिए, अभी भी हम लोग को यहाँ पे मना किया गया है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में आजकल मना किया है, फेमा वायलेशन होता है। तब भी यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी है जो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कोर्स भी बेच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर भी है जो बोलते हैं कि मैं आपको मंथली इतना रिटर्न दूंगा, ऐसे भी चला रहे हैं। तो इट्स लाइक, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि रीजन क्या है, जब स्मॉल टाउन जगह पे फिनेंशियल लिटरेसी काफी कम है और इसके ऊपर हम लोगों ने काफी काम भी करे, लेकिन लोग बात नहीं सुनते। जो लालच होता है, जो ग्रीड होता है, वो ग्रीड के कारण लोग फंस जाते हैं।
और ये यहाँ पे जो फंसने वाले जो लोग भी है, काफी दिन दिहाड़ी करने वाले भी लोग हैं, मजदूरी करने वाले भी लोग, किसी का 6,000 10,000 ऐसे करके पैसा फंसा है। देखिए 1.5 लाख लोग हैं, इट्स ए वेरी बिग अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पे 1.5 लाख लोग क्लाइंट लेके एक ब्रोकिंग फर्म भी चल जाता है। तो यहाँ पे 1.5 लाख नॉर्मल लोगों को भी फंसाया गया है। और यहाँ का इनका जो अप्रोच है इस प्योर एमएलएम काइंड ऑफ, और यहाँ पे कोई बैकग्राउंड चेकिंग का देखिए बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि कोई सेबी रजिस्टर्ड हो या ये आरबीआई रिकॉग्नाइज हो, इसके बारे में लोगों का इतना इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये काफी, मैं मान के चल रहा हूँ कि फिनेंशियल लिटरेसी लेवल काफी पोर है। और ये सिर्फ आसाम का केस नहीं है, काफी स्मॉल टाउन जो इंडिया में है अक्रॉस देखिए आप, जहाँ पे अभी जब ये मार्केट में जो एक फेज आया था कोविड के बाद, लोगों ने सुना है कि बहुत पैसा बन गया है, और सोशल मीडिया में जिस तरह से एज आता है, देखिए मैंने इतने पैसे कमाए हैं, जिस तरह का दिखा दे कि देखिए आज मैंने लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, इस तरह से लोगों का जो ग्रीड है वो ग्रीड काफी बढ़ गया है। और एक चीज सिनेरियो, और एक चीज जो हो रहा है कि जो अपने लाइफस्टाइल चेंज का बात करते हैं यंग जनरेशन, तो ये काफी कहीं ना कहीं काफी हद तक ये जो ग्रीड वाला सिनारियो है वहां पे ये काफी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और जो फिनेंशियल लिटरेसी इज वेरी पोर, जो आपने बताया कि किसी ने बैकग्राउंड चेक नहीं किया, ऑब्वियसली लोगों ने बैकग्राउंड काफी लोगों ने चेक नहीं किया। अब फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में बिस्मोहन जी ऐसा होता है ना कि बहुत लोग जनरली वो नॉलेज बेस्ड नहीं होता है, मोस्टली जो डिसीजन मेकिंग होता है इट्स मोर ऑन पर्सनल रिलेशन के हिसाब से। अब देखिए म्यूचुअल फंड का भी जो देखिए जो जो पिकअप आया है इस कंट्री में, पहले देखिए एक बंदे ने म्यूचुअल या तो फंड में इन्वेस्ट किया था, दूसरे बंदे भी ऐसे साथों साथ चलते हैं, तो उस तरह का सिनारियो है। देखिए एक बंदे ने कभी वाइफ वाइफ में कभी उसने पैसा कमाया, तो दूसरे बंदे को बोला कि देखिए मैंने पैसा कमाया, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए कोई रूल्स का टेंशन नहीं है, शॉर्ट टर्म में पैसा कमा के निकल जाएंगे। तो इस तरह से बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और बहुत लोग को ये चीज का जो नॉलेज जब नहीं है फिनेंशियल लिटरेसी, तो समझाना भी काफी मुश्किल है। लेकिन ये चीज रेगुलर चल रहा है अभी भी, वाईबीआर स्कैम होने के बाद भी कोई ई ट्रेड समथिंग कोई ऐप है, कोई विंटेज बोल के ऐप है, ऐसे काफी सारे ऐप अभी भी चल रहा है। तो ये समझाने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग के साथ कोई अथॉरिटीज को भी कहीं फाइनेंशियल में काफी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी काफी बात इन्वॉल्व होना नोट कर ली पड़ेगा। गई है बिटवन, आपने अपनी बात अच्छी से रख ली। और इस तरह के कई सारे ऐप चल रहे, सिर्फ असम की बात नहीं है, हमने तो एक मुद्दा उठाया है। ऐसे कई सारे ऐप के जरिए इस तरह के धोखाधड़ी हो रहे हैं। ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है ये समझने की कोशिश करते हैं। संजय जी हमारे साथ है। संजय सर, क्या लग रहा है, इस तरह की धोखाधड़ी हो जाए, ऐप बंद हो जाए, पैसे लेके भाग जाए, पैसे ना निकाल पाए, इसके लिए साइबर कानून क्या है, लोग कैसे मदद ले सकते हैं, इस हालत में क्या करना चाहिए? दो चीज़ें जो बिटूपन ने कही यहाँ पर, एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी की लोगों की कमी है, और दूसरा लालच, जो ट्रेडिंग में जल्द पैसा कमाने की जो लालच है लोगों में, ये दो सबसे बड़ा कारण है। इस तरह की चीज़ों को कैसे पकड़ा जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है सर? तो पहली बात यह है कि जैसे ही आपके साथ धोखाधड़ी होती है हम्म। तो पहले पैसा बचाना जरूरी है। पहले पैसा बचाना जरूरी, इसके लिए एक आईफोर्स इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एमएचए ने एक फैसिलिटी दी है, cybercrime.gov.in पोर्टल। वो पोर्टल पे जाके तुरंत ही आपके अकाउंट से जितने भी पैसे गए उसके बारे में आपने कंप्लेन करना जरूरी है। यदि आपको उसके दिक्कत आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट या यहाँ वहाँ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है और इसके लिए आपकी कंप्लेंट लॉन्च भी नहीं हो सकती है, तो तुरंत ही 1930 एक हेल्पलाइन, कॉलिंग हेल्पलाइन नंबर है, उसके ऊपर जाके पहला आपकी कंप्लेंट दर्ज होना जरूरी है। जैसे ही आपकी 1930 या cybercrime.gov.in पोर्टल पे आपकी कंप्लेंट लॉन्च होती है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैकअप है इसको, और वो कल्प्रिट का जो अकाउंट है वो कल्प्रिट का अकाउंट या तो फ्रीज हो जाता है या तो इसमें आपका पैसा लीन मार करके बैंक में सेव किया जाता है। ये पहली फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है, उसका इस्तेमाल होना जरूरी है। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की, उसके लिए जैसे ही आप cybercrime.gov.in पोर्टल या 1930 पोर्टल पे जाके कंप्लेंट करते हो, उसी दौरान वो कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद आपको एक एसएमएस आता है और आपको एक पुलिस स्टेशन का नाम भी उसमें आता है कि आप पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेंट गई है। तो उस पुलिस स्टेशन में जाके आप एफआईआर कर सकते हैं। और उधर जाने के बाद जो भी आईटी सेक्शन के, आईपीसी सेक्शन के जो भी सेक्शंस है वो उसमें लगते हैं। और अभी आज के तारीख में 1 जुलाई से नया कानून आया है, उसमें भी सब प्रावधान दिए हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट प्रावधान ये है
कि आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हो और 3 दिन के बाद, 3 दिन के अंदर आपको पुलिस चौकी जाके एफआईआर बुक है उसके ऊपर साइन करना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चालू हो सकती है। ओके, तो ऑनलाइन भी कंप्लेन के पास का ऑप्शन आपके पास है। 1930 पे आप डायल करके यहाँ पर भी कंप्लेन कर सकते हो, और साइबर क्राइम का की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी जाके आप अपना मामले को दर्ज करा सकते हैं। लेकिन संजय सर, इसमें सक्सेस रेट क्या है? अगर कोई रिकवरी चाह रहा है, अगर उनके साथ फ्रॉड हो गया, उनको नुकसान हो चुका है, पैसे उनके जा चुके हैं, ऐसे में रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं, कितना सक्सेस रेट है? और सक्सेस रेट कम अगर है तो उसके पीछे चैलेंजेस क्या क्या हैं, संजय सर? उसमें बहुत सारे सिस्टम का अपग्रेडेशन होना जरूरी है, लेकिन हम्म। फिर भी गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है। उसमें ऐसा है कि आरबीआई है उसमें, फिर ये टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, फिर ये होम मिनिस्ट्री है। ये तीनों ने मिला के ऐप को डेवलप किया है, पोर्टल को डेवलप किया है। सक्सेस रेट इतना ऐसा है कि उसमें 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आप जब 1930 या cybercrime.gov.in पोर्टल पे अंदर यहाँ कंप्लेन करते हो, तो पॉसिबिलिटी पैसे पूरे के पूरे मिलने की ज्यादा होती है। ऐसे भी मामले कई कई आए हैं हमारे पास कि जैसे कि किसी का 3 करोड़ गया था, तो उसका पूरा का पूरा पैसा बचा है। अभी बीच में एक ऐसा कंप्लेंट आई थी, फिर भी उन्होंने 12 घंटे लगाए थे। 40 करोड़ का पैसा उनका गया था, उसमें से 32 करोड़ बचे हैं, और 3 करोड़ लीन मार्क करके अलग अलग अकाउंट में बचे हैं, और 4 करोड़ उसने एटीएम से निकाले। बोले तो ऐसा है कि 3 घंटे के अंदर, जैसे आपको एसएमएस रिसीव होता है कि इलीगल ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हुआ है। और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में ऐसा होता है, ये जो आपका 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 जो टॉपिक है आज का, इसमें ऐसा है कि पैसे एक बार नहीं जाता है। पहले जो विक्टिम है उसको विश्वास दिलाया जाता है कि आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा, और वो जो प्लेटफॉर्म है, जो भी ऐप है, जो भी पोर्टल है, उसके ऊपर कोई फर्जी भी साइबर क्रिमिनल्स रहते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया और मुझे इतना प्रॉफिट मिला। तो बाकी जो व्यूअर्स है, जो भी वो लॉगिन करना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको एक नसीहत मिल जाती है कि इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद इतने इतने हाई रिटर्न्स मिलते हैं। तो होता क्या है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी अपनी पॉपुलेशन एक्टिव है, और बहुत बार ये भी रीजन उसके पीछे है कि हमारी लोगों के पास पढ़ाई बहुत हो गई है, लेकिन जब ये नौकरी में लग जाते हैं यहाँ वहाँ, तो उनको सैलरी बहुत कम मिलती है। लोगों को लगता है कि इसमें तो अपना चलेगा नहीं। तो इसमें जो विक्टिम लोग हैं, शुरू शुरू में ऐसा होता है कि उनको लगता है कि इसमें और एक मौका हमें मिलेगा, और बहुत सारे ऐप इसके एडवर्टाइज सोशल मीडिया पे होती है। और अपने इंडिया में 37 सोशल मीडिया ऐप है अलग अलग स्टेट में। ये इसके ऊपर उसकी एडवर्टाइज आती है, लोग इसके जो लुभावने जो भी उनके वादे रहते हैं, उसके मुताबिक वो लॉग इन करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के चक्कर में आपको उनका पैसा निकल जाता है। ये सर, तो तो इसके लिए क्या इतना इस ही तरह है। की चीज़ों को रोकने के लिए, इस तरह के वेबसाइट ऐप प्रमोशन को रोकने के लिए आप लोग कुछ कदम उठा रहे हैं क्या? नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसा है कि आरबीआई की गाइडलाइंस रहती है कि ऐसे कौन से भी मॉनेटरी जो भी मनी लेंडिंग ऐप हो, या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जैसे ऐप हो, और इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसे ऐप हो, और कोई भी ऐप हो, इस ये बहुत सारे ऐप गवर्नमेंट ने डिलीट भी किए हैं, वो इनएक्टिव भी किए हैं। और इसके लिए अभी डीओटी ने, मिनिस्ट्री जो अपनी है, मिनिस्ट्री टेलीकॉम मिनिस्ट्री, इन्होंने डीआई यूनिट खोल दिया है, ये डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। इसको बोलते हैं कि चक्षु, चक्षु करके उन्होंने फेशियल नेम दिया है उसको। तो ऐसे ही कोई लिंक आती है, यदि आप चक्षु ऐप के ऊपर जाते हैं, और ऐसी लिंक, ऐसे मोबाइल नंबर, ऐसे व्हाट्सएप नंबर, जो भी इंपर्सोनेट, जो भी कंटेंट, ईमेल हो या मैसेज हो, रेगुलर मैसेज हो, व्हाट्सएप मैसेज हो, और कोई चैटिंग से कोई भी आपको मैसेज आते हैं, ये सब उसके ऊपर आप जब लोड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो डीएक्टिवेट हो सकते हैं। ये और मुद्दा काफी डीएक्टिवेट लंबा है, करना, काफी सारे अहम सुझाव आपसे मुझे जानना भी है। लेकिन प्रशांत माली जी, आपसे अगर इस तरह के मामले में कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है, लोगों को कानून की तरफ से क्या क्या सुरक्षा मिले हुए हैं इस मामले पर? देखिए, जो स्टॉक मार्केट फ्रॉड होता है, हम्म। ये शेयर बाजार के नाम से जो फ्रॉड करते हैं, उसमें मुख्यतः एक ऐप बेस्ड फ्रॉड है। और वो ऐप बेस्ड फ्रॉड जब होता है, तो ये जो की जाती है वो
चीटिंग होती है लोगों के खिलाफ, और आइडेंटिटी थेफ्ट जो साइबर क्राइम के अंडर क्राइम दाखिल होता है। तो कानून आपको तब मदद करेगा जब आपका ग्रोस नेग्लिजेंस ना हो। कई बार इसमें ऐसा देखा जाता है कि जो ये लोग होते हैं, ये खुद ही अपने अकाउंट से अपने ही विश से ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो कानून के पास अभी नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है वो अवेयरनेस में है। अवेयर इसको सब फाइनेंशियल लिटरेसी करनी है, साइबर अवेयरनेस करना है, और जितना ज्यादा समाज इस प्रति, ऐसे टाइप के फ्रॉड के प्रति अवेयर होगा, तो ही इससे बच पाता है। क्योंकि मैंने ये, मेरे पास जो क्लाइंट्स आए वो देखे मैंने 3.5 करोड़ का फ्रॉड, 4.5 करोड़ के फ्रॉड। इसमें एक जो केस है मेरे पास, उसमें पति और पत्नी दोनों सीनियर सिटीजन है और दोनों ही एक्स बैंकर है। पत्नी आरबीआई में थी, पति यूनियन बैंक में था। इसके बावजूद इनके साथ वो जो सामने वाले फ्रॉडस्टर थे, उन्होंने अच्छी तरह से सोशल इंजीनियरिंग किया और इन्हें बड़ा मोटा पैसा जो रिटर्न्स मिलेगा ऐसा बोला, और इनसे पैसे निकाल लिए। तो ऐसे कई सारे ये जो टाइप के जो क्राइम्स है, अगर उसको हमें रोकना है तो हमें काफी अवेयरनेस, जैसे अभी भी हमारा ये प्रोग्राम है, ये अवेयरनेस का एक भाग ही है। तो जितना ज्यादा अवेयरनेस करेंगे, प्रशांत जी, मैं इसी तो चर्चा उससे को ये और रोक आगे बढ़ाता हूं और एक और सवाल आपसे ये पूछता हूं। जो आमतौर पे जो फिशिंग इस तरह के अटैक्स होते हैं, पंप और डंप तरह के जो स्कीम्स वगैरह होते हैं, और जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग भी इसमें फंस जा रहे हैं। बैंकर्स की बात कर रहे थे, वो जो खुद फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए हैं और वो भी फंस जा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से हैं फाइनेंशियल ट्रेडिंग फ्रॉड्स जो आमतौर पर अभी ट्रेंडिंग है, लोगों को जागरूक रहना चाहिए? प्रशांत जी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये शेयर मार्केट का फ्रॉड है, जिसके सबसे ज्यादा करते हैं। फिर आपको एक ऐप भेजा जाता है और फिर आपसे पैसे निकाले जाते हैं। दूसरे टाइप का जो फ्रॉड है, जिसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। अभी हमारे पास एक मामला आया था जिसमें एक ओल्ड आदमी को डिजिटल अरेस्ट किया गया था, और उसे ये बताया जाता है कि आप पे इनकम टैक्स रेड करेगी, पुलिस आपके घर आने वाली है, आप अपना मोबाइल मत बंद कीजिए, आप अपने जितने भी एफडीज है वो सब तोड़ के हमें पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये पर्सन ने 4 करोड़ 25 लाख रुपए ट्रांसफर किया। ये एक्स आईआईटी पर्सन है, खुद होशियार होने के बावजूद इन्होंने किया। तो इसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। तो आपको जब जब ये ऐसा कोई झूठा आपको नोटिस आती है जिसमें बहुत सारे लोगोज लगे हो और वो ऐसा लग रहा हो कि पुलिस से आया है, तो आप उस पर बिलीव मत कीजिए। ऐसे ईमेल्स पे हमेशा किसी न किसी की राय लीजिए। तीसरा जो है वो पोर्नोग्राफिक ईमेल, ब्लैकमेलिंग के फ्रॉड ज्यादा हो गए कि आपको कोई ना कोई न्यूड पिक्चर या फोटो आपका है ऐसा बताया जाएगा और फिर आपसे पैसे ले आटे जाएंगे। तीसरा ये टाइप का फ्रॉड। अब चौथा जो फेडेक्स स्कैम हो रहा है, फेडेक्स मतलब जो आपके नाम से कोई कुरियर आया है, फिर कुरियर के नाम से आप कस्टम ने पकड़ लिया है, उसमें पैसा मिला, उसमें सोना मिला आपको, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको अरेस्ट हो जाएगा। ये सारे टाइप के जो फ्रॉड है, अभी ये आजकल सबसे ज्यादा फ्रॉड देखने को आ रहे हैं मुझे। प्रशांत जी, एक और सवाल होगा, जो एआई का इस्तेमाल जो फाइनेंशियल फ्रॉड में किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं, और ब्लॉकचेन तकनीक का कैसे इस्तेमाल करके इस फ्रॉड को रोका जा सकता है? प्रशांत जी। एआई से क्या हो रहा है कि फ्रॉड मल्टीप्लाई हो रहा है। एआई एल्गोरिदम यूज करने से जो ये फ्रॉडस्टर्स है वो उन्हें फ्रॉड करने में आसानी हो रही है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फिशिंग के आपको ईमेल्स भेजने होते। पहले क्या होता था, ये इंग्लिश बराबर नहीं लिख पाते थे, इनको जो लिखना है, फोकस्ड लिखना था किसी के लिए, तो वो लिख नहीं पा रहे थे। अभी एआई के माध्यम से ये इनका जो मेल लिखना या किसी के साथ मैसेज, चैटबॉट के साथ जो इनका संवाद होता है, वो एकदम आराम से हो जाता है। और एआई के माध्यम से ये जो स्कीम्स बनाते हैं वो भी इतनी परफेक्ट लोगों को लगने लग जाती है। तो इसीलिए एआई को एड करके ये फ्रॉड्स किए जा रहे हैं। अगर हमें इसे रोकना है तो इसके डिटेक्शन में हमें ब्लॉकचेन हम यूज कर सकते हैं, ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये फ्रॉड हो रहे हैं, क्या क्या ये एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, किन किन चीजों से हमें लोगों को बचने के लिए कहा जा सकता है। इनके मेल्स को हम पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनके व्हाट्सएप मैसेज को पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनके जो वीओआईपी रिलेटेड जो फोन्स है, जहां जहां से ये सर्विसेज लेते हैं वीपीएन के, ये पहले से आइडेंटिफाई हो सकता है। तो ऐसे सब कुछ हम ब्लॉकचेन बेस्ड सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें सिर्फ जन अवेयरनेस ही नहीं, बट अलग अलग टूल्स यूज करके
लोगों को सावधानता और रखना और इनको साइबर क्राइम से बचाने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, लोगों को अवेयर करना भी ज़रूरी है, इसके बारे में बताना भी है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे रोकना भी है कि हर क्राइम को जो अगले लेवल का वो तैयारी कर रहे हैं, तो हर क्राइम के बारे में एक बार में तो आप जागरूक भी नहीं कर सकते, वक्त भी लगता है इसमें। संजय सर, अब आपसे मेरा सवाल होगा, साइबर क्राइम डिवीज़न इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के फ्रॉड को लेकर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? एक और मेरा सवाल होगा, आप लोगों का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन है ताकि वो साइबर सिक्योरिटी को एनहांस किया जाए, देश में उसको मजबूती दी जाए, और क्या मेजर्स आप लोग ले रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए? संजय सर। आरबीआई के साथ मिलके एमएचए, आरबीआई और ये डीओटी, इन्होंने मिलके एक प्लेटफॉर्म किया है और इसमें ये सब फैसिलिटीज उन्होंने दी है। वो उसके लिए उन्होंने डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट रखा है कि उसमें चक्षु करके एक ऐप है, उसमें पोर्टल पे आप ये सब जितने भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने वाले ऐप्स हो या मोबाइल फोन हो जो भी हो, आप अपलोड कर सकते हो, तुरंत ही उसको डीएक्टिवेट किया जाएगा। दूसरी बात है कि जो जितने भी क्राइम इंडिया में हो रहे, उसका एक एक भी मसला सामने आ गया है कि बहुत सारे जो अपने इंडिया के और ऐसे 60 कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, कि इसमें से जो भी जॉब सीकर्स है उनको जॉब के लिए उधर कंबोडिया, लाओस, वियतनाम ऐसे कंट्री में बुलाया जाता है, और वहाँ जाने के बाद ये सब लड़के जो नए नए उधर रिक्रूट हो जाते हैं जॉब के लिए, उनका पासपोर्ट ये सब चीजें निकाली जाती है और उनको डिटेन किया जाता है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे कि लोकल लैंग्वेज में कैसे बात करें। चाइना गवर्नमेंट ने उन्होंने उनके जो ऐसे जॉब के लिए उधर कंबोडिया, लाओस जो लोग गए थे, जो स्टूडेंट्स गए थे, जो भी जॉब सीकर गए, उनको 49,000 लोगों को उन्होंने अपने कंट्री में वापस बुलाया है और वहां जाके ऑपरेशन उन्होंने किया है। इंडिया में भी ऐसा हो गया है कि तकरीबन 3,000 ऐसे जॉब करने के वास्ते उधर कंबोडिया, लाओस इस एरिया में लोग गए हैं, और वहाँ बहुत सारे स्कैम के सेंटर्स उन्होंने खोल के रखे हैं और वहाँ जाके इन लोगों से वो काम करवा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इंडियन गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में जैसे जैसी कंप्लेंट आती है वैसे उसको रेस्क्यू करने का ऑपरेशन भी जारी है। और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए जितने भी ऐप इसके थ्रू ऑफेंस करते हैं, उसके लिए भी एमएचए ने और या चक्षु डीओटी ने ये पूरे के पूरे ऐप हटाने का भी काम किया है। खाली उनकी कंप्लेंट आना जरूरी है। और 193 पोर्टल जो है, जो एनसी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इस पोर्टल पे जितने भी कंप्लेंट्स आते हैं उसका रिव्यू किया जाता है। उसमें जितने भी लिंक्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जितने भी मोबाइल फोन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जितने भी ऐप रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, सबको सब इनएक्टिवेशन करने का काम शुरू से चालू है। संजय सर, अब मेरा एक सवाल होगा, छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त कम है, हालांकि ये चर्चा काफ़ी अहम है लेकिन वक्त कम है। जैसा बिटूपन सवाल उठा रहे थे कि जिस तरह से आपसे धोखाधड़ी हुई है, जिन लोगों के पैसे यहाँ पर डूब गए हैं, क्या उनके पैसे वापस मिल सकते हैं? कोई उपाय है क्या? आप क्या सलाह देंगे संजय सर इसमें? उपाय इतना ही है, पहला पैसा अपना बचाना है, उसके लिए 1930 फैसिलिटी यूज करनी है, नहीं तो cybercrime.gov.in पोर्टल का यूज करके आपकी कंप्लेंट दर्ज करनी है। पुलिस चौकी में जाने की गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। पुलिस चौकी में बाद में पैसा आप जा वापस अब सकते आ हो, जाएगा पहले क्योंकि देरी आपके हो हक। चुकी है सर, काफी देरी हो चुकी है, आपको लग रहा है? और अमाउंट, जब दिहाड़ी मजदूर की बात आ रही तो छोटे छोटे लोग भी इससे जुड़े होंगे, तो क्या उनका पैसा वापस आ सकता है? क्योंकि अब तो काफी समय बीत चुका होगा। हाँ, नहीं, जो करंट जो अमाउंट गई है वो तो बच सकती है। जो ओके। पहली जो 3 घंटे का हमने जो टाइम, उसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं, कि 3 घंटे के अंदर आपने जैसे ही आपको एसएमएस रिसीव होता है कि आपके अकाउंट से पैसा गया है, उसी दौरान 3 घंटे के अंदर आप कंप्लेंट लॉन्च करते हो 1930 के ऊपर या cybercrime.gov.in पोर्टल पर, तो आपका पैसा बचने का 100% चांसेस है। लेकिन अभी टाइम गया है, तो आपको नजदीक पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, उधर जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी और उसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। ओके, शुक्रिया संजय सर आपका। बिटूपन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने इस अहम मुद्दे को उठाया कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों को जागरूक भी किया, और संजय सर ने गाइड किया कि क्या उन्हें करने की ज़रूरत है। 3 घंटे का जो शुरुआती पीरियड होता है वो काफ़ी अहम होता है, अगर उसके आगे निकल जाने के बाद
फिर आप नज़दीकी पुलिस की मदद लें, फिर आगे की कार्रवाई वहाँ पर की जाएगी। शुक्रिया प्रशांत सर, आपने भी जागरूक किया अलग अलग तरह के क्राइम्स कौन कौन से हो रहे हैं। हालांकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि छोटे से वक्त में इसको समेटना मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश लगातार यही है कि इन मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।